Okay. Today we are going to start a fresh topic. Okay. In our last lecture, we have finished out the very first essential element of creating a valid contract, and that point we finished out is the offer. We discussed yesterday's session that the term offer is defined in section 2A of Indian Contract Act. Then we discussed the word offer is defined in the sense when one person signifies his willingness to another with a view to take the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make an offer. Okay, when one person signifies his willingness to another to do or abstain from doing something, किसी चीज को करने के लिए या ना करने के लिए वो अपनी इच्छा सिग्निफाई करता है ताकि सामने वाला हाँ बोले with a view to take the assent of that other, the person is said to make a proposal. वहां पे उसने क्या कर दिया, प्रपोजल कर दिया. हाँ देखो, प्रपोजल करने पे आगे क्या करना पड़ेगा, वेरी कॉमन सेंस पॉइंट हैज बीन देयर. हाँ, एंड दैट पॉइंट इज दैट वन कि जब मैं आपको बोलूंगी, क्या मैं आपको पूछ रही हूँ, would you like to purchase my house for ₹2 lakh? Okay, that means I'm signifying you my willingness. मैं अपनी इच्छा आपको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिग्निफाई कर रही हूँ कि आपको मेरा घर 2 लाख रुपए में खरीदना है क्या. एंड द मोमेंट यू सेड yes ma'am, we would like to purchase your house for ₹2 lakh, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो बोलो, वहां पे you are giving your assent. आप मुझे क्या दे रहे हो, मेरे प्रपोजल को आप क्या दे रहे हो, असेंट दे रहे हो. तो वहां पे प्रपोजल क्या हो गया बोलो, एक्सेप्ट हो गया. when you signifies your assent to my proposal, the proposal is said to be accepted. and proposal जैसे ही एक्सेप्ट होता है क्या बन जाता है बोलो, प्रॉमिस बन जाता है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पीछे भी, सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की मतलब एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको सेक्शन 2B में प्रॉमिस की भी डेफिनेशन मिलेगी. हाँ, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, जिस भी किसी को अपने प्रपोजल किया है, signifies his assent thereto, वो उसकी हाँ सिग्निफाई करता है. The proposal is said to be accepted and proposal when accepted becomes the promise. Proposal जैसे ही क्या हो गया बोलो, accept हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, promise बन जाएगा. हाँ, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे याद रखना, the moment acceptance दे दिया, keep in mind the word what I'm using, एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया, द मोमेंट एक्सेप्टेंस दे दिया, वहां पे क्या बन गया बोलो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया. एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो वहां पे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है, वो मोमेंट पे ही उसी क्या बन जाएगा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. और उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस क्या नहीं किया जा सकता, ब्रीच नहीं किया जा सकता. ब्रीच किया गया तो यू विल बी लायबल टू पे द डैमेजेस. फिर आपको क्या पे करना पड़ेगा, डैमेजेस. हाँ, we'll go into our example. Okay, I am asking you, would you like to purchase my house for ₹2 lakh? Huh? The moment you said yes ma'am, I'm ready to purchase your house for ₹2 lakh, you gave a assent to my proposal. The proposal is said to be accepted. हाँ, एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन गया बोलो, अब प्रॉमिस बन गया. याद है आपको? हाँ, और प्रॉमिस बन गया मतलब आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते हो. ब्रीच नहीं कर सकते उसका मतलब ब्रीच किया तो यू विल बी लायबल फॉर अ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. हाँ, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप उस चीज के लिए फिर डैमेजेस के लिए लायबल हो जाओगे. ओके, सो जैसे ही एक्सेप्टेंस दे दिया वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्रिएट हो जाएगा. हाँ, सो वी आर सपोज टू सी द चैप्टर ऑफ एक्सेप्टेंस नाउ. Acceptance is defined in section 2B. Same section defines the term promise also. जैसे हमने कल ऑफर के essential elements डिस्कस किए थे, वैसे ही अब एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए कुछ essential elements है जो हमें क्या करने वहां पर डिस्कस करने. So we will deal with the concept of the acceptance simultaneously. Some essential elements which are required for creating the valid acceptance. So let's start. हमने कल ऑफर वाला चैप्टर खत्म किया है. Now we are going to deal with the next fresh chapter. And the fresh chapter we are starting is the acceptance. Let's start with the fresh chapter called as acceptance, which is actually a very first step of creating a contractual obligation. क्योंकि जैसे ही acceptance दिया जाता है वैसे contractual relationship क्या हो जाता है बोलो, create हो जाता है. Start करते हैं. हाँ, acceptance. Now section 2B of Indian Contract Act defines the term acceptance. What it stands for: when a person to whom the proposal is made,
जिस व्यक्ति को अपने प्रपोजल किया था, हाँ, signifies his assent thereto, उसकी हाँ सिग्निफाई कर देता है, the proposal is said to be accepted, वहां पे प्रपोजल क्या हो गया बोलो, एक्सेप्ट हो गया. प्रपोजल when accepted becomes the promise, प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हो गया वो क्या बन जाएगा बोलो, वहां पे प्रॉमिस बन जाएगा. हाँ, a very simple example we can take out again. Two people are there named Amit and Sumit. Amit और सुमित नाम के दो लोग हैं वहां पे. हाँ, now what they are doing, see, Amit and Sumit. Amit is asking to the Sumit. Amit क्या कर रहा है वहां पे, सुमित को बोल रहा है. क्या बोल रहा है अमित सुमित को, would you like to purchase my car for ₹5 lakh. अमित सुमित को पूछ रहा है कि आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे क्या. और अब सुमित मतलब कौन है बोलो, द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड. अमित ने सुमित को पूछा है ना, तो प्रपोजल किसको किया गया है बोलो, सुमित को. तो सुमित जब बोलता है यस अमित, आई वुड लाइक टू परचेस योर कार फॉर ₹5 लाख, तो इमीडिएटली क्या हो गया बोलो, वहां पे प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. हाँ, प्रपोजल एक्सेप्टेड क्या बन गया बोलो, वहां पे प्रॉमिस. देन ओके, सी देखो, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, हमारे एग्जांपल में अमित ने सुमित को प्रपोजल किया है, वुड यू लाइक टू परचेस माय कार फॉर ₹5 लाख. ओके, सो द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मतलब कौन आ गया, सुमित. हाँ, सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, वो अपनी हाँ सिग्निफाई कर रहा है. प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, वहां पे प्रपोजल क्या हो गया बोलो, एक्सेप्ट हो गया. द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस, प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हो गया प्रपोजल क्या बन गया बोलो, वहां पे प्रपोजल बन गया प्रॉमिस. ठीक है. नाउ विल एनालाइज दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन. ओके, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मतलब हमने जो एग्जांपल लिया वही. फॉर एग्जांपल, ए ऑफर्स टू बी टू सेल हिज कार फॉर ₹2 लाख. ए बी को ऑफर कर रहा है, वो अपनी कार उसको 2 लाख रुपए में बेचेगा. तो यहाँ पे प्रपोजल किसको किया गया बोलो, द प्रपोजल इज मेड टू द बी. ओके, नाउ द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, दैट इज बी इन द अबव एग्जांपल, अपनी हाँ सिग्निफाई करता है. यस मिस्टर ए, आई एम रेडी टू परचेस योर कार. ओके, सिग्निफाइज हिज असेंट. प्रपोजल किसको किया है, बी को, और बी अपनी असेंट क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है. द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, that is B in the above example, and if B signifies his assent on that proposal, then we can say कि B has signified his assent on the proposal. हाँ, B ने अपनी assent क्या कर दी है, signify कर दी है, made by the A. हाँ, when B has signified his assent on the proposal, we can say that the proposal has been accepted. Proposal क्या हो गया बोलो, वहां पे accept हो गया. And as you all know, एक बार proposal accept हो गया तो क्या बन गया बोलो, वहां पे promise. Accepted proposal becomes the promise. हाँ, एक बार proposal accept हो गया तो वो बन गया promise, अब पीछे नहीं जा सकता. हाँ, अब ना इसको एक ऑथर है विलियम एंसन करके, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत अच्छा बुक लिखा गया है. तो वो जो विलियम एंसन है ना, वो क्या बोलते पता है आप लोगों को, माचिस की डिबिया सबको पता है. हाँ, माचिस की डिबिया के अंदर जो वो जलाने के लिए काड़ी रहती है, हाँ, उसके आगे वो गन पाउडर लगा होता है. देखो, माचिस की डिबिया में जो जलाने के लिए लकड़ी रहती है, हाँ, उसके आगे वो जो गन पाउडर लगा होता है ना, एक बार अपने माचिस की डिबिया की वो लकड़ी लेके जलाई डिबिया पे, हाँ, तो वापस पीछे जा सकता है क्या, नहीं. आपको पता है आग लगने ही वाली है वहां पे. हाँ, एक बार आपने वो लकड़ी जलाई, उसको पीछे लेने का कोई चांस होता है कि नहीं, आग तो लगेगी लगेगी. सेम सिचुएशन है, एक बार एक्सेप्टेंस आपने दे दिया तो उसको पीछे नहीं लिया जा सकता. हाँ, वहां पे क्या बन गया बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बन गया. अगर आप वो नहीं फॉलो करते हो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा. और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल हो जाओगे. हाँ, सो अकॉर्डिंग टू विलियम एंसन, acceptance to the offer is what a lighted match to the trend of the gunpowder. हाँ, देखो, the effect of this observation is that what acceptance trigger cannot be recalled or undo. हाँ, ध्यान रखो, एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो दे दिया, उसको रिकॉर्ड या अंडू करने का कोई वहां पे चांस नहीं है. हाँ, बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेंड, हाँ, टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड. आपके पास ऑप्शन है, वो मैच अप्लाई करने के पहले आपको जितना पीछे लेना आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम वहां पे. हाँ, इसका नाम मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ.
और आपको एक सेंटेंस भी बताती हूँ, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता है ना, तब तक आप कभी भी आपकी ऑफर पीछे ले सकते हो। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता है तब तक आप आपकी ऑफर कभी भी पीछे ले सकते हो। आपको याद है मैंने आपको बताया था वो गन पाउडर वाला एग्जांपल में भी, हाँ, आप जब तक वो मैच लाइट नहीं करते हो तब तक उसको आप पीछे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन एक बार आपने उसको चला दिया तो चलाने के बाद पीछे लेने का कोई चांस वहां पे रहता नहीं है। हाँ, सेम वे, डिड यू रिमेम्बर वी हैव टेकन आउट एन एग्जांपल कि आप ना एक ऑक्शन सेल में गए हो और आपने बोली लगाई है 500 रुपए, लेकिन अभी तक हैमर फॉल नहीं हुआ है। तो फॉल ऑफ हैमर मतलब क्या था, याद है आप सबको? एक्सेप्टेंस। हाँ, एक्सेप्टेंस देने के पहले कभी भी आप ऑफर पीछे ले सकते हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग यू? इसका मतलब फॉल ऑफ हैमर के पहले आप अपनी जो बिड है ना, वो बिड क्या कर सकते हो, रिट्रैक्ट कर सकते हो। सेंटेंस याद रखना, फॉल ऑफ हैमर के पहले मतलब एक्सेप्टेंस के पहले आप अपनी लगाई हुई बोली कभी भी पीछे ले सकते हो। भले ही मैंने 500 रुपए बोला, पर वो हैमर फॉल नहीं हुआ और मुझे लग रहा है कि यार 500 बहुत ज्यादा है, तो वो एक्सेप्टेंस देने के पहले मैं कभी भी नो 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 आई डोंट वांट टू परचेस इट। हाँ, आई कैन स्टॉप माय ऑफर, आई कैन स्टॉप माय बिड बाय डिनाइंग, ओके, बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, मतलब बिफोर द एक्सेप्टेंस इज गिवन। तो वापस सेंटेंस देखो यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दैट द एक्सेप्टेंस ट्रिगर कैन नॉट रिकॉर्ड और अनडन। ओके, एक बार आपने एक्सेप्टेंस का ट्रिगर दबा दिया तो अंडू का कोई ऑप्शन वहां पे है नहीं, बट देयर इज अ चॉइस टू दैट पर्सन हु हैड the trend to remove it, okay, before the match is applied. Before the match is applied आप पीछे ले सकते हो। It is in effect means that the offer can be withdrawn just before it is accepted। हाँ, acceptance होने के पहले आप आपके ऑफर विड्रॉ कर सकते हो। Acceptance convert the offer into a promise। Acceptance ऑफर को किस में कन्वर्ट करता है, प्रॉमिस में। And then it is too late, हाँ, to revoke it। Then उसके बाद में उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। This means as soon as the train of the gunpowder is lighted, it would explode। एक बार ट्रेन ऑफ गनपाउडर लाइटेड हो गई तो वो एक्सप्लोड तो होनी है वहां पे। हाँ, ट्रेन ऑफ अ गनपाउडर इन इटसेल्फ, हाँ, is a inert but it is lighted match, हाँ, मतलब एक्सेप्टेंस which cause the gunpowder to explode। एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दिया मतलब आपने एक बार वो लाइटेड गनपाउडर, हाँ, चला दी तो एक्सप्लोड हो गई, मतलब आग आने ही वाली है वहां पे। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज, हाँ, ऑफ इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप बट इट इज एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी व्हिच क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। ऑफर लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करता। हाँ, ऑफर का एक्सेप्टेंस जब आएगा तब लीगल रिलेशनशिप क्या होगी, वहां पे क्रिएट हो जाएगी। हाँ, वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम, once an offer is accepted it become a promise। एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। एंड कैन नॉट बी विड्रॉन और रिवोक्ड। तो एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो उसको विड्रॉ या रिवोक नहीं किया जा सकता। हाँ, एन ऑफर रिमेन एन ऑफर सो लॉन्ग एज इट इज नॉट एक्सेप्टेड। जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती है तब तक वो क्या बनी रहेगी, वहां पे ऑफर ही बनी रहेगी। बट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड। ओके, जैसे उसको एक्सेप्ट किया गया तो वो क्या बन जाएगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हाँ, आगे देखो क्या गया अभी। हाँ, एक्सेप्टेंस सबको ध्यान में आ गया। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, हाँ, signifies his assent, अपनी हाँ क्या कर देता है, सिग्निफाई कर देता है। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल क्या हो गया, बोलो वहां पे एक्सेप्ट हो गया। एंड प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस। प्रपोजल जैसे एक्सेप्ट हो गया वो क्या बन जाएगा, बोलो वहां पे प्रॉमिस कंसिडर किया जाएगा। हाँ, एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या आ जाता है, देखो रिलेशनशिप ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है कि एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो फिर उसको रिकॉल या अनडन करने का कोई चांस नहीं है। वो कंपल्सरी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। हाँ, हाँ, एक्सेप्टेंस देने के पहले जितनी भी बार चाहे आप क्या कर सकते हो, उसको पीछे ले सकते हो आप आपकी ऑफर को। हाँ, एंड लाइटेड गन पाउडर का रिलेशनशिप किसके साथ में कनेक्ट किया गया है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ में कनेक्ट किया। और वो किसने कनेक्ट किया हुआ है, विलियम एंसन ने वो रिलेशनशिप वहां पे क्या किया, कनेक्ट किया हुआ है। ओके, सो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। हाँ, अगर एक एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस कंसिडर करना है तो उसके लिए कुछ लीगल रूल्स का फॉलो करना जरूरी है। हाँ,
we'll just check out that particular rules. Number one, देखो acceptance can be given only by a person to whom the offer is made. Okay, let's take first of all an example we have taken out. When Amit asked to Sumit, Amit ने जब सुमित को पूछा, would you like to purchase my car for ₹5 lakh? हाँ, and वहां पे कोई धीरज acceptance दे रहा है, तो चलेगा क्या? Of course आंसर क्या हो जाएगा, बोलो नो. हाँ, क्योंकि acceptance must be given by the person to whom the offer is made. अगर ऑफर सुमित को की है तो एक्सेप्टेंस भी किसको देना पड़ेगा, बोलो ओनली सुमित को देना पड़ेगा. कोई वहां पे धीरज या सूरज या any another person giving an acceptance, the acceptance will not be considered as a valid acceptance. Okay, so acceptance must be given by the person to whom the offer is made. जिसको ऑफर की है उसको ही एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा वहां पे. हाँ, देखो, in case of a specific offer it can be accepted only by the person to whom it is made. Be careful. In case of a specific offer, क्योंकि यहाँ पे ऑफर ओनली सुमित को की है, तो ऑफर कौन सी है, स्पेसिफिक ऑफर है, तो एक्सेप्टेंस भी किसको देना पड़ेगा, बोलो ओनली सुमित को एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा. लेकिन उसके अपोजिट साइड में जनरल ऑफर होगी तो आपको पता है एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक कैन गिव एन एक्सेप्टेंस टू द जनरल ऑफर. ओके, हाँ, बाउल्टन वर्सेस जोन्स उसका क्या आ जाता है, देखो केस आ जाता है. हाँ, बाउल्टन वर्सेस जोन्स की केस में क्या हुआ, लेट्स चेक आउट नाउ द फैक्ट ऑफ द केस. बाउल्टन bought a business from Brocklehurst. बाउल्टन ने कुछ बिजनेस पूरा खरीदा, एज इट इज पूरा बिजनेस खरीदा. किससे बिजनेस खरीदा बाउल्टन ने, ब्रोकलहर्स्ट से. हाँ, who was, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, देखो वहां पे बाउल्टन bought a business from Brocklehurst. बाउल्टन ने किससे बिजनेस ब्रॉट किया है, ब्रोकलहर्स्ट से. नाउ वन अनदर पर्सन जोन्स, हाँ, who was Brocklehurst creditor. अनदर पर्सन कौन है वहां पे, जोन्स. हाँ, जो किसका क्रेडिटर है, ब्रोकलहर्स्ट का. मतलब ब्रोकलहर्स्ट किसको पैसे देने लगता था, जोन्स को. हाँ, और अब ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस किसने खरीदा, बाउल्टन ने खरीदा. स्टोरी ध्यान में आ रही है, बाउल्टन ने ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस पूरा खरीद लिया है. और वन अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज ए जोन्स. जोन्स किसका क्रेडिटर है, ब्रोकलहर्स्ट का. हाँ, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद द ब्रोकलहर्स्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स. हाँ, जोन्स ने ब्रोकलहर्स्ट के पास कुछ गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस की थी, और ब्रोकलहर्स्ट किसके पैसे देने लगता है, जोन्स के. हाँ, बाउल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट मेड इन हिज नेम. ध्यान में आ रहा है क्या, देखो स्टोरी. हाँ, एक्चुअली गुड्स के लिए ऑर्डर जोन्स ने किसके पास की थी, ब्रोकलहर्स्ट के पास. हाँ, अब ब्रोकलहर्स्ट तो अपना बिजनेस किसको बेच चुका है, बाउल्टन को, तो उसको गुड्स किसने सप्लाई किए, जोन्स को, बाउल्टन ने. लेकिन जोन्स ने ऑर्डर प्लेस किसके नाम से की थी, ब्रोकलहर्स्ट के नाम से ऑर्डर क्या की थी, वहां पे प्लेस की थी. हाँ, जोन्स रिफ्यूज टू पे द बाउल्टन फॉर द गुड्स. जोन्स वो बाउल्टन को पैसे देने से क्या करता है, मना करता है, क्योंकि वो क्या कहता है, बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रोकलहर्स्ट. हाँ, जोन्स क्या कहता है कि मैं ब्रोकलहर्स्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था क्योंकि वो मेरा पैसा देने लगता है, और मेरी ऐसी सोच थी कि मैं उससे गुड्स ले लूंगा और उसमें से मेरे जो पैसे हैं वो मैं उसमें से माइनस करके ले लूंगा. हाँ, ऐसा थॉट किसका, जोन्स का. तो जोन्स रिफ्यूज टू पे द बाउल्टन फॉर द गुड्स because by entering into contract with the Brocklehurst, he intended to set off his debt against the Brocklehurst. उसका इंटेंशन ही था कि वो गुड्स मंगवाएगा ब्रोकलहर्स्ट से, और ब्रोकलहर्स्ट उसके जो पैसे देने लगता है वो उसमें से माइनस करके ले लेगा. ऐसे सोच के बाउल्टन ने, हाँ, बिजनेस किससे बॉट किया हुआ है, ब्रोकलहर्स्ट से. जोन्स ने ऑर्डर किसको दी थी, ब्रोकलहर्स्ट को, लेकिन गुड्स सप्लाई किसने की है, बाउल्टन ने. हाँ, और बाउल्टन को जोन्स पैसे देने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, ये बोल के कि मैंने आपसे गुड्स मंगवाए नहीं थे. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, बोलो, बाउल्टन ने अपने पैसे रिकवर करने के लिए जोन्स पे सूट फाइल कर दी. हाँ, नाउ कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, देखो, held as an offer was made to the Boulton, therefore there is no contract between Boulton and the Jones. Okay, Boulton के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था. ध्यान में आ रहा है, जोन्स ने ऑर्डर किसको की थी, ब्रोकलहर्स्ट को. जोन्स ने ऑर्डर बाउल्टन को किए क्या वहां पे, नो. तो इसका मतलब बाउल्टन को पैसे देने के लिए जोन्स बाउंड नहीं है, because there was no contract between Boulton and Jones. The offer is made to the Brocklehurst. उसका एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, बाउल्टन. बाउल्टन एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकता है,
So there was no contract between the Boulton and the Jones. हाँ, so that is the point कि जिसको ऑफर की गई है उसी को क्या करना है, एक्सेप्टेंस देना है. हाँ, बट आपको पता है जनरल ऑफर होगी तो एनी पर्सन who has a knowledge of the offer can give the acceptance. इसका famous judgment हम already discuss कर चुके हैं in the point of a general offer, and that is, remember, Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company का judgment हम already discuss कर चुके हैं. हाँ, see देखो, in case of general offer it can be accepted by any person who had a knowledge of the offer. General offer होगी तो उसका acceptance कोई भी दे सकता है जिसको उस offer का क्या वहाँ पे knowledge है. हाँ, now मैंने आपको कल ऑफर के रूल्स बताते हुए एक पॉइंट बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि ऑफर कैन बी कंडीशनल. ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल. एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी क्वालिफाइड. हाँ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट. हाँ, इसका मतलब जस्ट चेक आउट. आई एम आस्किंग यू, वुड यू लाइक टू परचेस माय हाउस फॉर ₹5 lakh? हाँ, with a condition that you must make a payment through the RTGS, with the condition that I will give you a delivery of a house, or I will give the possession of a house to you on 1st of July 2021. तो मैंने आपको घर बेचने के लिए जब ऑफर की है तो ऑफर में मैंने 3 आपको कंडीशन डाले. Would you like to purchase my house? Number 1. So your answer will be suppose yes. Huh? Number 2, you should make a payment through the NEFT only. Huh? Number 3, you should be ready to take the possession of a house on the 1st of July only. Huh? Now, if you want to make an acceptance of this particular offer, you should give the acceptance as it is. Huh? जैसे ऑफर किए 100% वैसे आपको एक्सेप्टेंस देना है. आप एक्सेप्टेंस में कोई भी चेंज करते हो तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. हाँ, वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा कंडीशनल एक्सेप्टेंस. और वहां पे क्या क्रिएट होगी बोलो, वहां पे क्रिएट होगी काउंटर ऑफर. हाँ, और काउंटर ऑफर क्रिएट होगी तो क्या हो जाएगा बोलो, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगी. हाँ, और वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा. तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट. तो आपको अगर मेरी ये ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा, यस मैम, we would like to purchase your house for ₹2 lakh and we are ready to take the possession on the 1st of July. अगर आप बोलते हैं मैम we are ready to take your house for ₹5 lakh, no problem. हाँ, I'm ready to pay your payment through NEFT. हाँ, but I want the possession of house on the 25th of June. Is it a valid acceptance? The answer will be no. This is not valid acceptance. हाँ, यहाँ पे आपने क्या किया बोलो, काउंटर ऑफर की. मतलब आप मुझे ऑफर कर रहे हो कि आपका घर हम 5 लाख रुपए में लेते हैं बट 25 जून को पोजीशन देना पड़ेगा. नाउ इट इज मी हु हैज टू डिसाइड whether I am ready to give you a possession on the 25th of June or not. हाँ, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं आपको 25 जून को पोजीशन देने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ. वहां पे ध्यान में आ रहा है. तो अब हमारा रिश्ता बदल रहा है. आप हो रहे हो ऑफरर, मैं हो रही हूँ ऑफरी. हाँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना होगा तो ऑफर का एक्सेप्टेंस एज इट इज, अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट होना चाहिए. तभी वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस कंसिडर किया जाएगा. हाँ, ठीक है. देखो, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड only when it is absolute, unqualified and expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is accepted. One more point which is coming in this particular part. हाँ, acceptance must be given in a mode prescribed or reasonable mode. हाँ, मतलब मैंने आपको पूछा would you like to purchase my house for ₹5 lakh? Reply me through email only. तो आपको रिप्लाई कैसे करना पड़ेगा बोलो, ईमेल के थ्रू. मतलब प्रिस्क्राइब्ड मोड. और अगर मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो रिजनेबल मोड में. नाउ रिजनेबल मोड क्या होगा बोलो, ईमेल, व्हाट्सएप टेक्स्ट या जनरल टेक्स्ट या पोस्ट. हाँ, या फैक्स, जो भी आजकल चलता हुआ रिजनेबल मोड है उस मोड में आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा. हाँ, if the proposer prescribe the manner in which it is to be accepted, then it must be accepted accordingly. हाँ, प्रपोजर ने अगर मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस बताया है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसी मोड में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा. हाँ, लेकिन अब ना आगे जाके ये पॉइंट आएगा, लेकिन मैं आपको यहीं पे क्लियर करती हूँ ताकि मुझे आगे क्लियर करना नहीं पड़ेगा. I'll just give you an example and then you will get cleared with this particular point. Suppose I ask you, would you like to purchase my house for ₹2 lakh? हाँ,
इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग इट रिप्लाई मी वाया ईमेल ओनली। हाँ, तो आपको मुझे एक्सेप्टेंस कैसे देना है, ईमेल के थ्रू ही मुझे आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस वहां पे देना है। हाँ, अब आपने एक्सेप्टेंस ईमेल के थ्रू दिया नहीं मुझे, और समझो आपने मुझे आपका जो रिप्लाई था वो मुझे व्हाट्सएप पे आपने टेक्स्ट किया। हाँ, और मैंने आपको मोड प्रिस्क्राइब क्या बोला था कि रिप्लाई मी थ्रू ईमेल ओनली, और आपने मुझे क्या कर दिया वहां पे व्हाट्सएप टेक्स्ट मुझे आपने कर दिया। हाँ, नाउ क्वेश्चन मार्क क्या अराइज होता है कि क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। आपको आंसर पता है ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मोड प्रिस्क्राइब किया था कि रिप्लाई थ्रू ईमेल ओनली। ये जो मेरा मोड है, ये मोड मैंने आपको क्या किया हुआ है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ, अब लॉ क्या कहता है पता है, ध्यान रखो, याद रखो, लॉ क्या कहता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि आपका एक्सेप्टेंस व्हाट्सएप से आया है, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, और आपको एक्सेप्टेंस मुझे ईमेल के थ्रू देना है। और अगर मैंने आपको ये इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है करके, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, देखो वहां पे मैं ये कंसिडर कर लूंगी, क्या कंसिडर कर लूंगी कि ये मुझे मंजूर है कि व्हाट्सएप के थ्रू आपका जो रिप्लाई आया हुआ है ये मुझे मंजूर है, ये क्या किया जाएगा, कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। ध्यान में आ रहा है। प्रपोजर अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड बताता है एक्सेप्टेंस का, तो उसी मोड में एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। प्रपोजर अगर एक्सेप्टेंस का मोड बताता है तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम विद इन दैट पर्टिकुलर मोड ओनली। लेकिन अगर एक्सेप्टर ने उस एक्सेप्टेंस को किसी और मोड में दिया है, समझ के लो, तो प्रपोजर की ड्यूटी है कि वो एक्सेप्टर को बता दे कि मैंने बताया था कि ईमेल के थ्रू ही एक्सेप्टेंस देना, और आपने व्हाट्सएप टेक्स्ट किया है और ये एक्सेप्टेंस मुझे मंजूर नहीं है। ये किसको इन्फॉर्म करना है, प्रपोजर को इन्फॉर्म करना है, एक्सेप्टर को। और अगर प्रपोजर इन्फॉर्म नहीं करता ऐसे, तो फिर ये प्रिज्यूम किया जाएगा, क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, कि वो एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्टर ने व्हाट्सएप टेक्स्ट के मोड में दिया है उससे प्रपोजर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एंड इन दैट केस वो वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगा वहां पे। हाँ, ये पॉइंट आपको आगे आएगा, बट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो अगेन देखो, एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड यूजुअल रीजनेबल मोड में होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड अगर प्रपोजर ने मोड प्रिस्क्राइब किया है तो उसी मोड में होना चाहिए। हाँ, देखो आगे क्या गया, M offered to sell his land to the end for $280। M ने N को ऑफर किया कि वो उसकी लैंड उसको कितने डॉलर में बेचेगा, $280 में। N replied purporting to accept the offer, हाँ, but enclosed a check for $80 only। समझो, M offered to sell his land to the N कितने डॉलर में, $280 में। N ने रिप्लाइड किया कि yes I'm ready to accept your offer, बट उसने चेक कितने रुपए का इंक्लोज किया, $80 का चेक इंक्लोज किया। हाँ, नाउ ही प्रॉमिस टू पे द बैलेंस $200 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट एट फॉर $50 ईच। हाँ, उसने उसको प्रॉमिस किया कि बचे हुए $200 जो मैं वो $50 ईच कंसिडर करके हर महीने में आपको इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। हाँ, अब क्लियर है, देखो क्या है, एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है क्या, नहीं, क्योंकि ऑफर में कहीं पे है क्या कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा वगैरह, नहीं। तो ऑफर का एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड आया हुआ है क्या, नहीं। एक्सेप्टेंस में कंडीशन डाली है ना कि yes I'm ready to sell your house, purchase your house, but on a condition that I will give you $80 check and remaining $50 each month। हाँ, ऐसे इंस्टॉलमेंट से मैं आपको $200 रिमेनिंग पे कर दूंगा वहां पे। सो इसका मतलब क्या होगा, देखो it was held and could not enforce his acceptance because it is unqualified। हाँ, वो एक्सेप्टेंस एनफोर्सेबल नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्टेंस क्या बोलो, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। हाँ, वो एक्सेप्टेंस कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, तो इसकी वजह से वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, याद रखना। कौन सा वाला केस है, नील वर्सेस मेरिट नाम का केस यहाँ पे आ जाता है ये। हाँ, देखो आगे वन मोर केस लो हैज बीन गिवन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, यहाँ तक आपको पहले ध्यान में आ गया कि देखो इन आवर नेक्स्ट सेशन विल सी दैट अनदर केस लॉ। यहाँ तक ध्यान में आया क्या सबके, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड इन अ मोड प्रिस्क्राइब्ड, अगर मोड प्रिस्क्राइब किया है तो, और मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया तो एक रीजनेबल